आदि शब्दों का यूज़ कर दिया जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक, इसी के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी। अब इसी में एक दो पॉइंट और हैं, वो बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आगे बात करी जाए तो कहता है, लास्ट हम लोगों ने बात करी कि किन कंडीशंस में एक सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। वो क्या क्या कंडीशंस हैं जहाँ पर एक सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी। अब ज़रा आगे वहीं से देखा जाए। कहता है, हमने कहा कि भाई जो रूटीन एक्शंस हैं, जो हैबिचुअल एक्शंस हैं, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। इसके अलावा जो हमारे कमेंट्री ऑफ अ मैच है, हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर हैं, या जो कोटेशंस या प्रोवर्ब्स होते हैं, उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी। ठीक, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी। अब जरा आगे वहीं से देखा जाए। अब कहता है कि इसके अलावा और कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि जब एक साथ दो एक्शन फ्यूचर में लिखे हों, जब एक साथ दो एक्शन फ्यूचर में लिखे हों, तो वह सेंटेंस जो अनलेस until provided in case by the time when before if एटसेट्रा के बाद लिखा हो। इफ एटसेट्रा के बाद लिखा हो को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। कहता है कि जब ऐसी कंडीशन आती है ना, कहता है कि जब ऐसी कंडीशन आती है, जब एक साथ दो एक्शन फ्यूचर में लिखे हों, जब एक साथ दो एक्शन कहाँ लिखे हों बच्चा, फ्यूचर में लिखे हों, तो वो वाक्य, वो सेंटेंस जो अनलेस अनटिल प्रोवाइडेड इन केस बाय द टाइम व्हेन बिफोर इफ एटसेट्रा के बाद लिखा हो को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। उसको कहाँ लिखा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। उस सेंटेंस को कहाँ लिखा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि एज सून एज यू विल reach there, as soon as you will reach there, he will give you the money. As soon as you will reach there, he will give you the money. As soon as you will reach there, he will give you the money. ठीक, अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, तो जरा बताइए पूनम देवी, कैसे हो बच्चा, है ना? तो मैंने कहा एज सुन एज यू विल रीच देयर ही विल गिव यू द मनी। अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, ठीक,
अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें तो बताइए जरा क्या होगा। एज सुन एज यू विल रीच देयर ही विल गिव यू द मनी। जरा इस सेंटेंस को सही कीजिए। तो करेंगे क्या, मैंने कहा अगर दो सेंटेंस एक साथ फ्यूचर में हैं, देखो यू विल रीच देयर ही विल गिव यू द मनी, तो ये भी फ्यूचर में और ये भी फ्यूचर में। यहाँ पर भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया गया है और यहाँ पर भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया गया है। और एक सेंटेंस में एक साथ दो मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि दो बार मोडाल्स का यूज़, मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ नहीं होता है। तो कहता है कि जो है ना, तो कहता है कि जो सेकेंड वाला जो सेंटेंस होता है, या सिंपल भाषा में उसी को क्या लिखेंगे, वो सेंटेंस जो एज सून एज के बाद आया हो, अनलेस के बाद आया हो, अनटिल के बाद आया हो। तो एज सून एज के बाद कौन सा वाक्य है, ये वाला है। तो इसको कहाँ लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने के लिए क्या करना होगा, एज सून एज यू रीच देयर ही विल गिव यू द मनी। एज सून एज यू रीच देयर ही विल गिव यू द मनी। इसी सेंटेंस को यहां देखो दोबारा से, मैंने कहा कि एज सून एज सॉरी, इसको दूसरे तरीके लिखते हैं। अब मैंने कहा कि ही विल गिव यू द मनी, ही विल गिव यू द मनी as soon as, he will give you the money as soon as you will reach there. He will give you the money as soon as you reach there. अब यहाँ देखो, अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर भी सेम बात है, जो ऊपर सेंटेंस था वही नीचे है। हमने क्या किया कि यहाँ एज सुन एज को बीच में लिख दिया। बात एक ही है, पहले लिखो या सेंटेंस के मिड में लिखो, बात सेम ही होती है। अब कहता है ही विल गिव यू द मनी, वह तुमको पैसे देगा कब, ज्यों ही तुम वहाँ पहुँचोगे। एज यू विल रीच देयर, ज्यों ही तुम वहाँ पहुँचोगे वो तुमको पैसे दे देगा। सेंटेंस का मतलब यही है। अब देखो तो कहता है एज सुन एज, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो, है ना, यहाँ हो चाहे वहाँ हो। कहता है कि एज सुन एज के बाद वाला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने के लिए क्या चाहिए आपको, है ना, बोलिए। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की V1 या V5, क्योंकि यू के साथ V1 का यूज होता है तो विल की यहाँ ज़रूरत नहीं है। दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ यूज नहीं होते। तो वो वाक्य, वो सेंटेंस, नमस्ते नमस्ते पूनम कैसे हो, तो वो सेंटेंस जो एज सुन एज के बाद लिखा जाएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। तो ही विल गिव यू द मनी एज सुन एज यू रीच देयर, एज सुन एज यू रीच देयर, एज सुन एज यू रीच देयर। बताओ। बोलो सुशीला, बताइए। तो ही विल गिव यू द मनी एज सुन एज यू रीच देयर, ठीक है, यू रीच देयर हो गया। ही विल गिव यू द मनी एज सुन एज यू रीच देयर। क्लियर है बात सभी को?
डन है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब हम यहीं से आगे अगर बात करी जाए तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ दूसरी बात, एक बात और समझिए, अगर मान लो इनमें से कोई वर्ड ना दिया हो तो कहता है या जो एक्शन पहले हुआ हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या जो एक्शन पहले हुआ हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। ठीक है, तो कहता है कि ही विल गिव यू द मनी। ठीक, तो या जो एक्शन पहले हुआ हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। उसको कहाँ लिखा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। या जो एक्शन पहले हुआ है, ठीक, अगर मान लो ये वाले वर्ड ना दिए हों, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड, इन केस, बाय द टाइम, व्हेन, बिफोर, इफ ना दिया हो, तो दोनों में से आप ये पता कर लो कि कौन सा काम पहले हुआ है, एंड द वेरी फर्स्ट एक्शन शुड बी रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो काम पहले आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। ठीक, अब देखो जरा, अब कहता है इसी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने कहा कि ही विल रिवाइज इट व्हेन ही विल, उत्तर आप लोगों को देना है, आंसर है ना, यू आर सपोज टू गिव द आंसर। ही विल रिवाइज इट व्हेन ही विल कम बैक। दूसरा, if it will rain, I shall stay inside. If it will rain, I shall stay inside. If it will rain, I shall stay inside. फिर कहता है I will help you provided you will understand the term and conditions। कहता है कि आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू विल अंडरस्टैंड टर्म एंड कंडीशंस। ठीक, फिर कहता है ही विल रिवाइज इट व्हेन ही विल कम बैक। इफ इट विल रेन आई शैल स्टे इनसाइड। आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू विल अंडरस्टैंड टर्म एंड कंडीशंस। ठीक है, फिर कहता है, एग्जाम्पल और ले लो, कहता है वन हु will score maximum will get the trophy। One who will score maximum will get the trophy। चलिए सभी लोग बताइए आंसर। इन चारों क्वेश्चन को एक बार देखिए, ध्यान से पढ़िए और चारों क्वेश्चन को सही करने की कोशिश कीजिए, मन में सोचकर सही करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बताइए आंसर।
क्या इसमें आवाज आ रही थी? चलिए बताइए, बोलिए। चारों क्वेश्चन का पूनम ने जवाब दिया है। पहले क्वेश्चन का बढ़िया। दूसरे का, सुशीला बताओ बच्चा। बताइए आंसर फटाफट। क्या बनेगा? ही विल रिवाइज इट व्हेन ही कम बैक। इफ इट विल रेन इफ इट रेन आई शैल स्टे इनसाइड। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं भाई क्या होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि ही विल रिवाइज इट व्हेन ही विल कम बैक। समझो मेरी बात को। तो कहता है कि वो इसको रिवाइज कर देगा। तो यहां पर भी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया गया है और यहां पर भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया है। तो जब दो सेंटेंस एक साथ फ्यूचर में लिखे होते हैं तो वो सेंटेंस जो बच्चा व्हेन के बाद लिखा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने के लिए विल शहीद हो गया। ठीक। दूसरी बात, क्योंकि ही सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। और वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें एस या एस लगा होता है। तो ही विल रिवाइज इट व्हेन ही कम्स बैक। ही विल रिवाइज इट व्हेन ही कम्स बैक। मुझे तुमने टेंथ वाला वीडियो था कल वाला, वो तुमने कहाँ डाला है? उसमें टेंथ में क्यों नहीं दिया? टेंथ में हटाओ, टेंथ वाला सबके लिए कर दो उसको। हाँ तो जा सर, चलो। इफ ही विल रिवाइज इट व्हेन ही कम्स बैक। ठीक। दूसरी बात, इफ इट विल रेन आई शैल स्टे इनसाइड। अगला क्वेश्चन कहता है इफ इट विल रेन आई शैल स्टे इनसाइड। तो इफ के बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने के लिए क्या करना होगा? विल हटा दो। इट सिंगुलर है तो यहां क्या आ जाएगा? रेन्स। तो क्या होगा? इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यह मतलब बनेगा इसका। यदि बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इफ इट रेन्स आई शैल स्टे इनसाइड, मैं घर में ही रहूंगा। ठीक। तीसरा सेंटेंस, आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू विल अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशंस। कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम टर्म एंड कंडीशंस को समझते हो तो देखो जरा, प्रोवाइडेड के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने के लिए क्या करना होगा? विल हटाना होगा। यू सब्जेक्ट है, यू के बाद क्या आएगा? V1 आएगा। ठीक। तो ही आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशंस। सेम बात,
चौथा सेंटेंस कहता है कि वन हु विल स्कोर मैक्सिमम। अब मैंने एक बात आपसे और कही कि अगर या जो एक्शन, अगर मान लो कोई ऐसा वाक्य हो जिनमें इनमें से कोई वर्ड दिया ही ना हो, तब क्या करोगे? तो कहता है कि या जो एक्शन पहले हुआ हो, है ना, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, या इन दोनों में से जो काम पहले हुआ हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। अब इस सेंटेंस में, इस वाक्य में ऐसा कोई वर्ड तो है नहीं, इस सेंटेंस में ऐसा कोई वाक्य है नहीं, है ना। तो वन हु विल स्कोर मैक्सिमम विल गेट द ट्रॉफी, तो वो जो मैक्सिमम स्कोर करेगा वो ट्रॉफी पाएगा। यहां पर ऐसा कोई वाक्य है? बिल्कुल नहीं है। तो अब कहता है कि इस कंडीशन में आपको ये देखना है कि दोनों में से पहले काम कौन सा हुआ। तो पहले क्या होगा, पुनः बताओ, पहले वो मैक्सिमम स्कोर करेगा कि पहले वो ट्रॉफी पाएगा? बोलो, पहले कौन सा काम होगा? तो जो काम पहले होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। बोलो क्या होगा? तो वन हु विल स्कोर मैक्सिमम विल गेट द ट्रॉफी। तो अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, तो बताइए भाई, है ना। तो वन हु विल स्कोर मैक्सिमम विल गेट द ट्रॉफी, दोनों में से कौन सा काम पहले होगा? तो पहले वो मैक्सिमम स्कोर करेगा, फिर इसको ट्रॉफी मिलेगी। तो वन हु विल शहीद हो जाएगा, क्योंकि वन सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो वन हु स्कोर्स मैक्सिमम विल गेट द ट्रॉफी, वन हु स्कोर्स मैक्सिमम विल गेट द ट्रॉफी, वन हु स्कोर्स मैक्सिमम विल गेट द ट्रॉफी। बात समझ में आई सभी को? चलिए, ठीक है। तो वन हु स्कोर्स मैक्सिमम विल गेट द ट्रॉफी, हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया इसको। तो इस कंडीशन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिखा जाता है जब एक साथ बहुत सारे सेंटेंस जो हैं एक साथ, जब बहुत सारे सेंटेंस प्रेजेंट मतलब दो फ्यूचर जब एक साथ हों तब। ठीक, एक वाक्य और लिखते हैं, जरा समझिए, एक सेंटेंस और लिखते हूं। मैंने कहा कि एज सून एज, मैंने कहा यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू will not work hard. You will not get success unless you will not work hard. You will not get success unless you will not work hard. अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, मैंने कहा कि you will not get success unless you will not work hard। अब जरा इस सेंटेंस को देख के बताइए, बोलिए क्या होगा? You will not get success unless you will not work hard। बोलिए आंसर जरा सभी लोग, क्या आंसर होगा आपके हिसाब से?
यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू नॉट वर्क हार्ड, बिल्कुल सही जवाब। अब देखो जरा, अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें बेटा, अगर इस सेंटेंस की हम बात करें तो समझिए, कहता है यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड। अब अगर इस सेंटेंस की बेटा हम बात करें तो कहता है कि देखो अनलेस के दोनों दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ यूज किए गए हैं, यहाँ पर भी मोडाल और यहाँ पर भी मोडाल। तो उस कंडीशन में वो सेंटेंस जो अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड, इन केस, बाय द टाइम, आफ्टर, बिफोर के बाद लिखा हुआ है, उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, विल को शहीद करना पड़ेगा, है ना, और यू के साथ V1 ही आता है तो V1 ही आएगा। दूसरी बात, क्योंकि अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है, अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ कभी भी नो या नॉट का यूज नहीं होता है। तो यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड, यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक। तो यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड। क्लियर है बात सभी को? चलो बहुत बढ़िया। अब जरा आगे देखो, ठीक है, अब जरा आगे देखिए। तो ये हम लोगों ने बात करी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आगे बात करते हैं अगला पॉइंट। अब कहता है इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज और कहाँ होता है, तो कहता है अ डेफिनिट एक्शन, अ डेफिनिट एक्शन ऑफ नियर पास्ट, sorry, a definite action of near future should also be, a definite action of near future should also be written in, a definite action of near future should also be written in present indefinite टेंस। अब देखो यहां पर एक बात आती है, कहता है एक ऐसा एक्शन जो नियर फ्यूचर का है, निकट भविष्य का है, और वो निश्चित है। निकट भविष्य के एक निश्चित एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, ठीक। जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर will inaugurate, the Prime Minister will inaugurate Prime Minister will inaugurate Ram Mandir. The Prime Minister will inaugurate Ram Mandir on 22nd June. On 22nd June, the Prime Minister will inaugurate Ram Mandir on 22nd June. ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट राम मंदिर ऑन 22nd जून। कहता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो 22 जून को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो ये एक्शन है तो फ्यूचर का, लेकिन निश्चित है कि करेंगे, है ना। तो एक ऐसा एक्शन जो भविष्य में है लेकिन बिल्कुल उसका होना तय है, एक ऐसे एक्शन को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। भविष्य का एक ऐसा एक्शन जिसका होना बिल्कुल तय होता है उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने के लिए सब्जेक्ट विल शहीद हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है इसलिए यहाँ क्या आएगा, इनॉग्रेट्स। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स राम मंदिर ऑन 22nd जनवरी। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये JAN है, 22nd जैन, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये हम लोगों ने बात करी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, छोटा सा एक पार्ट बाकी था इसके बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अगला पॉइंट आता है आपका, अगला आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहने का मतलब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस
या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं, इम्परफेक्ट कह सकते, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं, इम्परफेक्ट कह सकते हैं या प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या कहेंगे, लेकिन तीनों आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, अब कहता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात करी जाए ठीक, क्या मतलब होता है इसका? तो कहता है कि देखो एक ऐसा एक्शन जो आंखों के सामने हो रहा हो या लगातार जारी रहता हो, है ना। एक ऐसा एक्शन जो आंखों के सामने हो रहा हो या लगातार जारी रहता हो, ऐसा एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। ऐसा एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। शेयर कर दो टेलीग्राम पे, फेसबुक सब पे, इंस्टा पे, सब जगह। ठीक, ऐसा एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। अब देखो जरा, जैसे मैंने कहा, अब इसका सबसे पहले समझो, इसमें क्या होता है? इसमें होता है रहा है, रही है या रहे हैं। ठीक, जैसे मैंने कहा कि वे खाना खा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वे खाना खा रहे हैं, तो वे खाना खा रहे हैं यानी कि अभी लगातार खा ही रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। पहले हम इसको लिख देते हैं, तो इसका क्या बनेगा? दे आर ईटिंग फूड, है ना। दे आर ईटिंग फूड या दे आर ईटिंग, दो तरीके से लिख सकते हैं, दे आर ईटिंग फूड या दे आर ईटिंग। ठीक, वे खा रहे हैं या वे खाना खा रहे हैं। ठीक है, एक जनरल बात हो गई, जनरल स्टेटमेंट हो गया। अब आ जाओ इसके स्ट्रक्चर पर। ठीक, तो कहता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर। वी फोर का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, है ना। इसको और क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, हम लोगों ने कल ही बात करी थी। जैसे मैंने कहा मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई एम रीडिंग आ बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग आ बुक। ये क्या हो गया? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये उसका एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल किसका है? अफर्मेटिव का है। किसका है बच्चा? अफर्मेटिव का है। अब अगर इसका नेगेटिव आपको लिखना होगा, अगर क्या लिखना होगा? इसी का नेगेटिव लिखना होगा, तो नेगेटिव क्या लिखेंगे? आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। क्या होगा? आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, फिर कहता है कि इसका अगर हमको इंटरोगेटिव लिखना होगा, तो इंटरोगेटिव क्या लिखेंगे? तो कहता है देखो, इसका इंटरोगेटिव अगर हमको लिखना होगा, तो इंटरोगेटिव में आप जानते हैं क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो क्या लिखेंगे? एम आई रीडिंग अ बुक, है ना। इंटरोगेटिव जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर, और इसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। एक तो ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? इसको बोलते हैं सिंगल इंटरोगेटिव। ध्यान समझिएगा, इसको बोलते हैं सिंगल इंटरोगेटिव।
इसको क्या बोलते हैं? सिंगल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव कहने का मतलब है जहां हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो, है ना, जहां WH फैमिली से शुरुआत हो उसको बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। अब दूसरा स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है ना। तो WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब। देखो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है, चाहे वो सिंगल इंटरोगेटिव हो। इस वाले को क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। इसको क्या बोलते हैं? डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव, दोनों में सेम बात, दोनों में क्या है? सेम बात है, ठीक। एम आई रीडिंग अ बुक, अब इसका डबल इंटरोगेटिव लिख दो। मैं क्यों किताब पढ़ रहा हूं, तो क्या लिखेंगे? वाई एम आई रीडिंग, वाई एम आई रीडिंग अ बुक, वाई एम आई रीडिंग अ बुक। तो दोनों कंडीशन में हमने किसका यूज किया? इंटरोगेटिव का यूज किया, ठीक है। वाई एम आई रीडिंग अ बुक। ठीक है, चलिए बोलिए। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, क्लियर है बात सभी को? डन, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए अब जरा देखो, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, ठीक, ये हम लोगों ने बात करी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अब इसमें आगे हम लोग बात करते हैं कि किन कंडीशंस में एक सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। समझिए जरा, किन कंडीशंस में एक सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है, जरा इस बात को समझिए। अब कहता है कि all the temporary actions, all the temporary actions should be written in present continuous tense. All the temporary actions should be written in present continuous tense. अब एक बात याद कीजिए, जो परमानेंट एक्शन थे उनको हम कहाँ लिख रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। परमानेंट एक्शन को कहाँ लिख रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। टेम्पररी एक्शन कहाँ लिखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब जैसे मैंने कहा कि आई टीच इंग्लिश, ये बताओ ये परमानेंट है या टेम्पररी? क्या बात की थी हमने कि जो रूटीन होते हैं, जब हम जॉब की बात करते हैं, जब हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो वो हमेशा परमानेंट होता है, और परमानेंट होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, ठीक। तो ये कैसे जानेंगे भाई एक्शन टेम्पररी है? अब इस एक्शन में एक वर्ड आप आ जाए, अगर किसी वाक्य में वर्ड आ जाए ना, नोवा डेज, क्या आ जाए? नोवा डेज। क्या आ जाए? दीज डेज। क्या आ जाए? दिस मोमेंट। क्या आ जाए? दिस मोमेंट। तो नोवा डेज, दीज डेज, दिस मोमेंट। अब एक बात बताइए, जैसे ही ये वर्ड आया, कहता है मैं इन दिनों इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसका मतलब है कि मैं उन दिनों कुछ और पढ़ाता था। यानी कि इन वर्ड से ये बात क्लियर हो गई कि एक्शन टेम्पररी है, और टेम्पररी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? आई एम, क्या लिखोगे? आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश दीज डेज। आई एम टीचिंग इंग्लिश दीज डेज। मैं इन दिनों इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। बात समझ में आई? मैं इन दिनों इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, क्योंकि दीज डेज आया हुआ है,
क्योंकि नोवाडेज आया हुआ है, क्योंकि दिस मोमेंट आया हुआ है, इट मीन्स कि एक्शन पहले नहीं हो रहा था, केवल अभी हो रहा है। और जब अभी हो रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बाकी जो ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट है ना। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश दीज डेज। क्लियर है बात सभी को? तो जितने भी टेम्पररी एक्शंस हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक छोटी सी बात और समझ लो, कोई ऐसा एक्शन हो जो आंखों के सामने ना हो रहा हो लेकिन वो लगातार हो रहा है, जैसे जनसंख्या का बढ़ना, जैसे जनसंख्या का बढ़ना, तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, आपको दिखाई भले नहीं दे रहा हो लेकिन बढ़ तो रही है, यानी ऐसा एक्शन है जो लगातार हो रहा है, हमारी आंखों के सामने नहीं हो रहा। तो ऐसे एक्शन को भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लिखा जाता है। ऐसे एक्शन को भी कहाँ लिखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लिखेंगे। ठीक अब दूसरी बात, यदि एक एक्शन सेंस के अकॉर्डिंग टेम्पररी एक्शन है, यदि एक एक्शन सेंस के अकॉर्डिंग टेम्पररी एक्शन है तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लिखा जाएगा, तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लिखा जाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में भी क्या लिखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लिखेंगे। मतलब कोई वर्ड है, दीज डेज, नोवाडेज, दिस मोमेंट है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो, सेंस अगर ऐसा है जो बता रहा है कि एक्शन परमानेंट नहीं है तब तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखेंगे। कैसे भाई, देखो जरा, जैसे मैंने कहा कि आई वर्क विद पंजाब नेशनल बैंक, और दूसरा मैंने लिखा कि आई प्रिपेयर फॉर बैंक एंट्रेंस एग्जाम्स, आई प्रिपेयर फॉर बैंक एंट्रेंस एग्जाम्स। अब ये बताओ इन दोनों में से सेंस के अकॉर्डिंग कौन सा एक्शन परमानेंट है और कौन सा एक्शन टेम्पररी है? बताओ, सेंस के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सा एक्शन जो है वो परमानेंट है, कौन सा एक्शन टेम्पररी है? बताइए। बताओ। अब देखो, तो आई वर्क विद पीएनबी, ये क्या है, ये जॉब है, ऑक्यूपेशन है, और आप जानते हैं कि जॉब या ऑक्यूपेशन जो होता है वो परमानेंट एक्शन होता है। जॉब या ऑक्यूपेशन जो होता है वो परमानेंट एक्शन होता है, और परमानेंट एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस की अगर हम बात करें, है ना, नीचे वाले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो नीचे वाला वाक्य कहता है, अब नीचे वाला सेंटेंस कहता है कि आई प्रिपेयर फॉर बैंक एंट्रेंस एग्जाम्स या बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक, तो इस कंडीशन में बस यहां बैंकिंग होना चाहिए था, बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम। बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। अब क्या जॉब तो आप जीवन भर कर सकते हो,
लेकिन क्या बैंक एग्जाम की तैयारी आप जिंदगी भर कर लोगे? बोलो। यानी कि सेंस के अकॉर्डिंग ही ये बात क्लियर हो गई कि ये एक्शन टेम्पररी है और अगर एक्शन टेम्पररी है, क्या आप जीवन पर्यंत बैंक एग्जाम तैयारी करते रहोगे? नौकरी कर सकते हो जीवन भर, लेकिन तैयारी नहीं करोगे। इसका मतलब सेंस के अकॉर्डिंग ही ये एक्शन क्या है? टेम्पररी है। और टेम्पररी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या लिखोगे? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। I am preparing for banking entrance exams. I am preparing for banking entrance exams. बोलो। पूनम, आई एम वर्किंग विथ पीएनबी नहीं होगा, क्योंकि नौकरी हमेशा परमानेंट एक्शन होती है, और परमानेंट एक्शन रूटीन एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। कल ही बताए थे आपको, इसको समझाने के लिए बताया दो एक्शन का डिफरेंस। एग्ज़ाम की तैयारी आप जीवन भर नहीं करोगे, नौकरी कर सकते हो ना। जॉब, ऑक्यूपेशन, बिजनेस हमेशा परमानेंट होता है, और वो प्रेजेंट इंडिया परमानेंट या रूटीन या हैबिचुअल एक्शन होता है। लेकिन तैयारी करना रूटीन एक्शन नहीं है। जिंदगी भर तैयारी नहीं करते रहोगे, 2 महीने 3 महीने टेम्पररी एक्शन है, और टेम्पररी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट गलत होगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि आई वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, आई वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम करता हूं, क्या सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो क्या कभी वो प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं होगा? जीवन पर्यंत उसी प्रोजेक्ट पर काम करते रहोगे? नहीं ना, तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर नया प्रोजेक्ट आएगा। इसका मतलब ये परमानेंट एक्शन नहीं है, टेम्पररी है। और टेम्पररी है तो क्या लिखोगे? आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक, क्या लिखेंगे? आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। क्लियर है बात? आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। डन सभी को? आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। तो ये हमने क्या किया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिख दिया। क्यों? क्योंकि भाई किसी प्रोजेक्ट पर काम करना आपका परमानेंट एक्शन नहीं हो सकता है, आप जीवन पर्यंत काम नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई सभी को? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक समाप्त किया आज। यहीं से आगे बात करेंगे अगले दिन। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठंड बहुत है, आनंद लीजिए ठंड का। ठीक है, चलिए, जय हिंद, खुश रहिए।